सो डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में हमने जो है काफी सारी बातें पढ़ी थी। मोशन इन 1D में किस तरह से हम ये पता करते हैं कि साइन कन्वेंशन लेते हैं। साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व एनी क्वेश्चन इन मोशन इन 1D। हमें ये पता कर लेना होता है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जो बॉडी है वो किसी एक डायरेक्शन में पॉजिटिव होगी, तो उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगा, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा। और साथ ही साथ हमें ये भी पता कर लेना होता है कि उसका अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। सो इसकी वजह से उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी, पोजीशन और एक्सेलरेशन ये तीनों ही की तीनों नेगेटिव हो जाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में। सो एक डायरेक्शन यदि आपने पॉजिटिव मान लिया, लेट अस से ये डायरेक्शन आपने लिया जो मैं हाथ से आपको दिखा रहा हूं, ये आपने ले लिया, दिस इज राइट। तो लेफ्ट में जितनी भी चीजें होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी नेगेटिव हो जाएगी। यदि ये पॉजिटिव हुआ तो ये नेगेटिव हो गया, upward पॉजिटिव हुआ तो डाउनवर्ड नेगेटिव हो गया। और हमेशा आप क्या करते हैं कि ओरिजिन उस जगह पे लेते हैं जहां से इनिशियल प्रोजेक्शन होता है, यानी कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ही आपका बेसिक ओरिजिन होता है। सो कई बार एक क्वेश्चन मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, उस क्वेश्चन को पहले मैं ऐसे ही करवा रहा हूं, फिर मैं आपको वो स्लाइड से क्वेश्चंस करवाऊंगा। एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा है जो मैं कई बार देखता हूं कि उसका यूटिलाइजेशन आ जाता है। आपके पास दिया होता है कि h हाइट से एक वाल को अपवर्ड डायरेक्शन में u से फेंका जाता है। सो जो टाइम आता है ना नीचे आने का वो t1 होता है। दूसरी बार सेम हाइट से इसी पार्टिकल को फेंका जाता है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो जो टाइम आता है वो t2 आता है। और तीसरी बार क्या करते हैं ये लोग कि बोलते हैं कि इसी हाइट से पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी 0 से ऐसे गिरा दिया जाता है, फ्री फॉल मोशन। तो इस केस में टाइम आ जाता है t3। सो कई बार आपसे पूछा जाता है कि फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन t1, t2 एंड t3। तो पिछले 15-16 सालों से मैं देख रहा हूं बच्चों को, इवन मेरा, कि बच्चे आंसर क्या देते हैं कि सर जी ये जो है वो ज्यादा टाइम लेगा, किससे, इस वाले से, t3 से, और सबसे कम टाइम में पहुंच जाएगा t2। कॉमन सेंस का यूज करते हैं और ये निकाल देते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि t1 इज ग्रेटर देन t3 एंड t3 इज ग्रेटर देन t2, क्योंकि यहां से जाएगा किसी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, वेलोसिटी इसकी 0 होगी, फिर नीचे आएगा। ये वाला नीचे डायरेक्ट फेंक दिया गया तो जल्दी से पहुंच जाएगा, ये इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो उतना जल्दी से नहीं पहुंचेगा। तो t1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन t3 एंड t3 इज ग्रेटर देन t2। ये रिलेशनशिप सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। बट रियल में एक रिलेशनशिप क्या हो उसके लिए हम एक मैथमेटिकल इसके ऊपर रिलेशनशिप डिड्यूस करेंगे। सो मैथमेटिकल रिलेशनशिप डिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया, मैं वापस से छोटा बना लेता हूं क्योंकि मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। सो ये हाइट h था, ऊपर की तरफ फेंका गया, ये केस 1 ले लिया मैंने। सो केस 1 में मैं क्या ले लेता हूं कि मैं मान लेता हूं कि नीचे की तरफ जितनी चीजें हैं ना वो पॉजिटिव है और ऊपर की तरफ सारी चीजें नेगेटिव है। सो आप मुझे ये बताओ कि इसका जो फाइनल पोजीशन होगा वो क्या हो जाएगा, h प्लस h। घूम घाम के कहां पे आएगा, यहीं पे तो आएगा जमीन पे। तो फाइनली h पे पहुंचा क्योंकि नीचे y डायरेक्शन ले लिया तुमने पॉजिटिव। जो तुम्हारे पास uy था उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस u। और जो तुम्हारे पास ay था बच्चों वो हो जाएगा माइनस g। सो यदि तुम अपने फॉर्मूले में डालो ui इक्वल टू ui इंटू टी, अब ये t1 लिखोगे क्योंकि ऑलरेडी t1 दिया हुआ है, -1/2g t1 स्क्वायर। आप ऐसा नहीं लिखते हैं, प्लस ay लिखते हैं और वैल्यूज डाल देते हैं। सो y की वैल्यू, अच्छा ये बच्चों प्लस होगा, गलती से मैंने माइनस लिख दिया था क्योंकि आदत पड़ी हुई है कि डाउनवर्ड कॉलम नेगेटिव लेते हैं। चूंकि हमने पहले डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लिया तो ये प्लस और ये माइनस। सो y की वैल्यू बच्चों यहाँ पे हो गई h,
ui की वैल्यू हो जाएगी माइनस यू इंटू T1 और ये प्लस हाफ जी T1 स्क्वायर। सो दिस इज योर इक्वेशन 1, ये तुम अपने पास रख लो। किस रिफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में? विथ योर रिफरेंस फ्रेम वेयर यू ऑलरेडी थॉट दैट upward direction was negative and downward direction was positive. The second case could be find out, अब ये थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं। So your second case could be find out कि हमने क्या किया कि यही वाली हाइट ली, h नीचे की तरफ हमने लिया है पॉजिटिव, क्योंकि एक बार जो ले लोगे ना वही सब में लेना पड़ेगा, और ऊपर की तरफ नेगेटिव। सो यहाँ पे बच्चा क्या हो जाएगा, यहाँ पे y आपके पास बच्चों हो जाएगा h, ay की वैल्यू बच्चों हो जाएगा g, और uy की वैल्यू बच्चों हो जाएगा प्लस u, और t यहाँ पे कितना हो जाएगा t2। So in this case your y equal to once again uy into t plus half ay into t square। अब यहाँ पे ये t2 t2 रख लो मन करे तो यहीं, तो y इक्वल टू h जो है वो हो जाएगा u इंटू T2 प्लस हाफ g इंटू T2 स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन 2। ये हो गया मेरा केस 2। केस 3 हम लोग क्या करते हैं कि एक अलग कलर से अगेन देखते हैं, और केस 3 में मुझे नहीं लगता है कि तुम लोगों को कोई दिक्कत आएगी। केस 3 जो है वो क्या हो जाएगा, इसी हाइट से नीचे गिरा दिया भाई, ठीक है h है, इनिशियल वेलोसिटी तो यहाँ पे पहले ही 0 थी, ऑब्वियस सी बात है h इक्वल टू मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1/2 g T3 स्क्वायर। ये h y की जगह पे h हो गया, a y की जगह पे g हो गया, u 0 था। तो दिस इज योर इक्वेशन 3। सो आपके पास 3 इक्वेशन मिल गए। द फर्स्ट इक्वेशन इज h इक्वल टू माइनस यू इंटू T1 प्लस हाफ g T1 स्क्वायर। The second equation is u into T2 plus half g T2 square, and the third equation is h equal to half g T3 square। T1 T2 T3 के बीच में मुझे रिलेशनशिप बताना है। मैं करता हूं इसको बोर्ड को थोड़ा सा क्लीन, इक्वेशन रखूंगा मैं अपने पास बट बोर्ड को थोड़ा सा क्लीन करूंगा बिकॉज मुझे इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो बच्चों कभी भी आपके पास इस तरह का कोई इक्वेशन होगा तो आप हमेशा दिमाग में ये रखें, मैथ्स का एक तरीका है कि आप ये देखने की कोशिश करें कि इजीली कौन सी चीज हमारी क्या हो रही है, एलिमिनेट हो सकती है, जो तीनों में जो है ना हो। तो तीनों में सिर्फ एक ही चीज नहीं है u, क्योंकि h भी तीनों में है, g भी तीनों में है, और T3 T1 और T2 के बीच में तो रिलेशन निकालना ही है, तो वो तो खैर है इंटीग्रल पार्ट। सो हम ये देख सकते हैं कि u नहीं है, u सिर्फ दो में है, फर्स्ट और सेकंड में, थर्ड में नहीं है। So why not to eliminate u from equation 1 and 2? So by elimination के लिए आपको क्या पता है कि आप 1 के साथ यदि मल्टीप्लाई कर दो T2 का और उसके साथ जोड़ दो 2 मल्टीप्लाइड बाई T1, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा बढ़िया सा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। आपको मिल जाएगा T2 इंटू H इक्वल टू माइनस U T1 T2 प्लस हाफ G T1 स्क्वायर T2 and T1 H equal to U T1 T2 plus half G T2 square T1। ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि U कंटेनिंग जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो गया। सो यहाँ पे आपके पास क्या मिल गया, T1 प्लस T2 इंटू H इक्वल टू हाफ G T1 T2 T1 प्लस T2। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। सो आपके पास इक्वेशन मिल गया fourth, and this fourth equation is nothing but h equal to half g T1 T2. This is your equation fourth. So why not to compare equation 3 and 4th? So by comparing equation 3 and 4th, we will get T3 square equal to T1
T2. तो दिस इज द रिलेशन आई वॉज लुकिंग फॉर. सो अब जो है स्लाइड से हम लोग क्वेश्चन सारे लगाएंगे. क्वेश्चन देखते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज a particle is projected from the top of a tower of height 40 meter from 10 meter from या विथ, इससे कोई अंग्रेजी की तो क्लास है नहीं, ठीक है, विथ होना चाहिए बट ठीक है. A particle is projected from the top of a tower of height 40 meter with the initial velocity 10 meter per second. Find time and velocity when the particle strikes the ground. This is the question basically. So again हम इस जगह पे क्या करेंगे, y इक्वल टू 0 करेंगे. हम मान लेंगे कि ऊपर की तरफ सब कुछ पॉजिटिव, हम लोग मान लेंगे कि नीचे की तरफ सब कुछ नेगेटिव है. सो आपने क्या लिया, y की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई, -40. uy की वैल्यू कितनी आ गई, +10. एंड बच्चों ay की वैल्यू कितनी आ गई, +g या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. प्लस जी नहीं बच्चों, सॉरी, -g, ऊपर की तरफ पॉजिटिव माना है मैंने, तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो योर y इक्वल टू uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर. y की वैल्यू आप ले लेंगे -40 इक्वल टू +10 इंटू टी +1/2 -10 इंटू टी स्क्वायर. ये इक्वेशन हो गया आपके पास. सो इसमें देखो क्या हो रहा है, ये कट गया शायद, तो 5 से कट कर दो तो ये हो जाएगा आपके पास, यहां से 5 से पूरे इक्वेशन में यदि डिवीजन कर दो तो तुम्हें मिल जाएगा यहां से टी स्क्वायर, उधर ले आया माइनस, ये इधर आ जाएगा तो बच्चों कितना हो जाएगा, 2t -2t एंड ये बच जाएगा 8 -8 इक्वल टू 0. ठीक है. सो अब यहां से t की वैल्यू निकाल दो, ये हो जाएगा t स्क्वायर -4t प्लस 2t -8 इक्वल टू 0. यानी कि t कॉमन ले लिया तो t -4 प्लस 2 कॉमन ले लिया तो t -4 इक्वल टू 0. यानी कि t -4 इंटू टी प्लस 2 इक्वल टू 0. t प्लस 2 इक्वल टू 0 हो नहीं सकता है, क्योंकि इस केस में t इक्वल टू -2 हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है. सो t कुड नॉट बी -2. सो ऑब्वियसली t की वैल्यू हो गई 4 सेकेंड. सो योर t विल बिकम 4 सेकेंड. जब t हमारे पास 4 सेकेंड हो गया बच्चों, तो वेलोसिटी फाइनल क्या हो जाएगी, योर वेलोसिटी इज vy इक्वल टू uy प्लस ay इंटू t. सो ये हो जाएगा +10 प्लस -10 इंटू 4, यानी कि 10 - 40 इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड -30 मीटर पर सेकेंड. सो ये हो जाएगा. अब आप लोगों ने, कई लोगों ने यहाँ पे सोचा होगा कि ये क्या सर ने इतना जल्दी से क्वेश्चन कैसे कर दिया. हमने वो सब तो क्वेश्चन का बुद्धि नहीं लगाया जो हम लोग बोर्ड में लगाते थे 10वीं क्लास में. कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि हमने ये क्यों नहीं कर दिया कि ये 10 मीटर पर सेकंड से गया तो एक टाइम निकाला t1, जबकि ये क्या हो जाए, वेलोसिटी 0 हो जाए. फिर यहां तक का हाइट निकाला y, ऑलरेडी ये 40 मीटर था ही, और फिर ये पूरा का पूरा हाइट देखा 40 प्लस y, और इस 40 प्लस y को फिर फ्री फॉल मोशन लिया 1/2 gt2 स्क्वायर किया, और फिर फाइनली ये t1 और t2 जोड़ के टाइम निकाल लिया. ऐसा करना चाहिए था ना, सर ने तो खटाखट निकाल दिया. सो ये जो मेथड है बच्चों, डिस्टेंस मेथड है, ये आपको कभी नहीं करना है पूरी की पूरी काइनेमेटिक्स के अंदर, क्योंकि इतना चिल्ला चिल्ला के जो साइन कन्वेंशन मैंने बताया वो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने बताया. एंड वॉट एवर मेथड यू विल यूज, आंसर तो सेम ही होगा. तो ये मेथड भी देख लेते हैं. 10 मीटर पर सेकंड से आपने फेंका तो क्या हो जाएगा, 10 - g t1 इक्वल टू 0, यानी कि t1 की वैल्यू 10/g, यानी कि 1 सेकेंड. ये 1 सेकेंड सब अब गया. अब देखो तुम लोग क्या करते हो कि तुम लिखोगे यहाँ पे y इक्वल टू 10 इंटू 1 प्लस 1/2 माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर. सो ये हो जाएगा 10 - 5 इक्वल टू 5 मीटर, यानी कि वो ऊपर कितना दूर गया, 5 मीटर तक और गया.
तो तुम बोलोगे कि 45 को अगेन मैंने लिखा 1/2 GT2 स्क्वायर, और यहां से आप लिखोगे T2 स्क्वायर इक्वल टू 90/10 यानी कि 9, यानी कि T2 इक्वल टू 3 सेकेंड। सो बच्चों इस मेथड से भी तो T1 प्लस T2 4 ही आया। अब इस क्वेश्चन को आप कभी नहीं करोगे, क्योंकि यदि मैं यहाँ पे बैठे हुए जो बच्ची मेरी क्लास देख रहे हैं किसी से बोलूं कि नाक पकड़ो, तो सब लोग ऐसे पकड़ेंगे। कोई आदमी ऐसे थोड़ा घुमा के नाक पकड़ता है। सो ये जो प्रोसेस है वो ऐसे नाक पकड़ने वाला प्रोसेस है। सो नेवर यूज दिस मेथड, ओनली यूज द फर्स्ट मेथड आई ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिस क्वेश्चन इज a person sitting on the top of a tall building is dropping balls as regular intervals of 1 second. Find the positions of the third, fourth, and fifth ball when the sixth ball is being dropped. बड़ी बिल्डिंग से कोई आदमी ऐसे खड़ा है जहां से कोई मतलब नहीं है बॉल के रिबाउंड बाउंड होने का। यहां से बॉल ड्रॉप कर रहा है आराम से। तो पहले उसने क्या किया कि पहला कहीं बॉल फेंका होगा, फिर दूसरा बॉल, तीसरा बॉल, चौथा बॉल, छठा बॉल वो ड्रॉप करने वाला है। तो छठा बॉल ड्रॉप करने वाला है तो पांचवा होगा यहाँ पे, चौथा होगा यहाँ पे, तीसरा होगा यहाँ पे। पता तुम्हें करना है कि पोजीशन क्या होगा जब छठा बॉल, तो इन दोनों के बीच में जब एक एक सेकंड के डिस्टेंस पे ड्रॉप कर रहा है तो एक सेकंड में जितना टाइम चलेगा एक बॉल वो होगा। यहां से यहां तक का फ्री फॉल मोशन में बॉल 2 सेकंड में जितना डिस्टेंस चलेगा वो होगा। ये फ्री फॉल में 3 सेकंड में जितना चलेगा ये वो होगा। सो पांचवी बॉल का यदि पोजीशन यदि तुम निकालना चाहो तो 1/2G/1 जी की वैल्यू चूंकि दी नहीं है तो मैं यहाँ पे G/2 ही लिख लेता हूँ, 4.9 मीटर। दूसरा 1/2G/2 स्क्वायर, यहाँ पे यदि पोजीशन में रखूं तो दिस इज फिफ्थ बॉल, दिस इज फोर्थ बॉल का पोजीशन, तो ये हो जाएगा बच्चों 2G यानी कि 19.6 मीटर। और जो थर्ड वाले का होगा वो कितना हो जाएगा, एस थर्ड, ये हो जाएगा 1/2G/3 का स्क्वायर, यानी कि ये 9 यानी कि 4.5 × G। सो यानी कि 4.5 × 9.8 ये होगा 44.1 होता है क्या, 44.1 होना चाहिए। कैलकुलेट कर लेना। मैंने सिर्फ इतना किया कि यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि 40 ये है ना, तो 4.5 × 10 - 0.2 कर दिया। सो ये हो जाएगा बच्चों 45 और 4 पॉइंट ये हो जाएगा -0.8 कि 0.8 की 0.9, 0.9। सो ये हो गया 44.1। तो जब भी इस तरह का कोई कैलकुलेशन होगा तो तुम कर लेते हो, तुम्हें पता है कैसे करना होता है, तो बड़ा आसान सा है। सो अब देखिए यहाँ पे अ बॉल थ्रोन अप फ्रॉम द ग्राउंड रीचेज अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 20 मीटर। एक बॉल को किसी इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका गया, वो मैक्सिमली कहां तक जाता है, 20 मीटर तक जाता है। सो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ay नीचे की तरफ लग रहा होगा, माइनस होगा, ऊपर वाली सारी चीजें पॉजिटिव होंगी, नीचे वाली सारी चीजें नेगेटिव होंगी। सो ये हो गया -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी वैल्यू दी हुई है -10, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अब क्या है कि अब यदि आप देखें यहाँ पे, तो अब यहाँ पे आप कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, एट द हाईएस्ट पॉइंट इट्स फाइनल वेलोसिटी विल बिकम 0। वाई डायरेक्शन हो रहा है इसलिए इसको मैं ui लिख लेता हूँ, ui हमें निकालना है। सो आपको आपके पास एक फार्मूला था, थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन। एंड व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन, थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन इज vy स्क्वायर इक्वल टू ui स्क्वायर प्लस 2ay इंटू y। सो बच्चों यहाँ पे by की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ui आपको निकालनी है, ay की वैल्यू है -10,
y की वैल्यू आपको दिख रही है +20, क्योंकि ऊपर की तरफ है इसलिए y की वैल्यू हम यहाँ पे ले लेंगे +20. So your uy will be √2 into 10 into 20, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड. सो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट, द टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट. सेकेंड पार्ट देखते हैं हम. द सेकेंड पार्ट इज टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट. ठीक है बच्चों, तो फाइनल अब यहाँ पे हम इक्वेशन 1 लगा लेंगे. एंड व्हाट इज योर इक्वेशन 1? योर इक्वेशन 1 इज vy इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी. ये बच्चों हो गया 0. uy की वैल्यू आपने ले ली कितनी? 20 जो अभी आई थी, एंड प्लस माइनस 10 इंटू टी. सो मुझे लगता है कि आप लोगों ने t इक्वल टू 2 सेकेंड निकाल लिया होगा. थर्ड क्वेश्चन, इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड. यहां से यहां तक वो गया, 20 मीटर चला, यहाँ पे vy की वैल्यू 0 हो जाएगी. फिर वापस जब ये लौटेगा, सो यहीं से हमने मान लिया कि ये नीचे जा रहा है, तो फ्री फॉल मोशन जैसी बात हो गई. तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड अब क्या हो जाएगा? vy डैश का स्क्वायर इक्वल टू by का स्क्वायर एंड प्लस 2ay इंटू जी, सॉरी ay इंटू वाई. सो अब क्या हुआ कि इस जगह पे जो ऑनवर्ड जर्नी है दूसरी वाली, यहाँ पे मैंने रेफरेंस ले लिया, नीचे की तरफ मैंने सोच लिया कि पॉजिटिव है. ये तो मेरे ऊपर निर्भर करता है. यदि ऊपर भी आप पॉजिटिव लेंगे तो कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है. आपको करना क्या पड़ेगा, सब कुछ ऊपर वाला चीजें फिर से थोड़ा सा झंझट होगा, इसलिए मैंने नीचे ही ले लिया, सब कुछ ज्यादा फायदेमंद होगा हमारे लिए. बाकी आपको मन कर तो ऊपर करके करेंगे तो ये सारी चीजें हो जाएंगी आपकी. यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, फाइनली ये प्लस ही होगा, ये तो 0 ही होने वाला है, तो उससे भी यही आने वाला है. सो वी वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 10 into 20. So once again your Vy equal to, अब यहाँ पे बच्चों चूंकि Vy स्क्वायर इक्वल टू हमें मिल रहा है यहाँ पे, तो ये प्लस माइनस 20 मीटर पर सेकेंड आएगा. लेकिन चूंकि हमने नीचे की तरफ प्लस मान लिया है सेकेंड पार्ट में, सो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास Vy इक्वल टू प्लस 20 मीटर पर सेकेंड. लेकिन यदि मैं सॉरी Vy डैश इक्वल टू प्लस 20, लेकिन यदि मैं उसके ऊपर जाऊं कि यदि शुरू में यदि मैंने ऊपर की तरफ पॉजिटिव माना था, तब ये वैल्यू आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा. ठीक है, यदि ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग लेते हैं तब तो साइन कन्वेंशन को कोई दिक्कत नहीं है. मैंने दोनों पार्ट को अलग अलग लिया है, ए वाले को और सी वाले को. यदि एक ही पार्ट लेंगे तो एक ही पार्ट में हम साइन कन्वेंशन चेंज नहीं करते हैं. तो इन दैट केस आप यहाँ पे जो सी पार्ट है उसको क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन आप चेंज नहीं करने वाले हैं. तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि भाई Vy डैश जो है वो हमें निकालना है, नीचे की तरफ होगा, देख लेंगे उसको. ठीक है, एंड Vy जो था वो इनिशियली 0 था, Ay की वैल्यू मेरे पास थी -10, एंड y जो होता है वो बेसिकली फाइनल माइनस इनिशियल होता है. सो y यहाँ पे इनिशियली कितना था 20 एंड फाइनल कितना था 0, तो 0 माइनस 20, तो बच्चों ये आ गया -20. सो इन दैट केस Vy डैश का स्क्वायर इक्वल टू आप लिखेंगे Vy का स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई. सो वंस अगेन आपके पास यहाँ पे होगा a0 का स्क्वायर एंड प्लस 2 -10, यहाँ पे -20. सो अगेन बच्चों Vy डैश का जो स्क्वायर होगा वो यहाँ से आएगा 400, जो पहले भी उतना ही आया था. तो Vy की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 20 मीटर पर सेकेंड. बट अब यहाँ पे चक्कर ये होगा कि आपको देखना पड़ेगा कि आपका साइन कन्वेंशन क्या था. आपका साइन कन्वेंशन ऊपर की तरफ सब कुछ पॉजिटिव था, नीचे की तरफ सब कुछ नेगेटिव था, इसलिए यहाँ पे Vy डैश आपका जो होगा जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड वो -20 मीटर पर सेकेंड होगा. सो दिस इज द सेक ऑफ योर साइन कन्वेंशन. नेक्स्ट is displacement between 0.5 सेकेंड एंड 2.5 सेकेंड. अगेन डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें कुछ करने की जरूरत है नहीं, हम एक y का फार्मूला बना लेंगे. y इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा
20 इंटू टी प्लस 1/2 माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर, यही इसका इक्वेशन बनेगा। ये यदि मैं एफ टी समझू इसको, तो ये एफ टी हो गया मेरे पास, एक फंक्शन ऑफ टी। 20t y इक्वल टू एफ टी इक्वल टू दिस माइनस 5t स्क्वायर। सो कुछ नहीं, आपको y निकालना है किस पे, 0.5 सेकंड पे, तो यहाँ पे 0.5 रख लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 20 इंटू 0.5 माइनस 5 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर। एंड y 2.5 निकालना है तो वो भी रख लीजिए, 20 इंटू 2.5 माइनस 5 इंटू 2.5 का होल स्क्वायर। डेल्टा y जो है वो y 2.5 माइनस y 0.5 ये है। सो इसमें से इसको डिडक्ट करिए तो आपके पास आ जाएगा 20 इंटू 2 एंड माइनस 5 इंटू 2.5 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर। सो ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 40 और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 5। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 2.5 प्लस 0.5 एंड 2.5 माइनस 0.5। सो ये बच्चों हो गया 40 माइनस 5, ये हो जाएगा इंटू 3 और ये हो जाएगा 2। सो ये बच्चों कितना हो जाएगा, 5 इज टू 40 माइनस 30 यानी कि 10। सो डिस्प्लेसमेंट आ गया 10 मीटर। ठीक है, सो ये एक नॉर्मल तरीका था। यहाँ पे डिस्टेंस की यदि बातचीत करता तब हमारे पास समस्या होती। यदि ये बोलता इट डिस्टेंस बिटवीन 0.5 सेकेंड टू 2.5 सेकेंड, तो अब इस केस में आप क्या करते, अब इस केस में टर्निंग हो रहा है। आप याद करिए वेलोसिटी कहाँ पे जीरो हो गई थी फाइनल, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो यहाँ पे टर्निंग हो रहा है। सो टर्निंग हो रहा है तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों इस केस में। सो फॉर कैलकुलेटिंग डिस्टेंस आप लिखोगे y 2.5 माइनस y2 का मॉड प्लस y2 माइनस y.5 का मॉड। इसमें से कोई एक पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, लेकिन डिस्टेंस की वजह से अपने आप ऑटोमेटिकली उसको वो कर लेगा। सो डिस्टेंस इस तरह से आप खुद से निकाल लेना कितना आता है। दिस इज योर होमवर्क। द नेक्स्ट थिंग इज द टाइम, इट इज 15 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, तो 15 मीटर अबव द ग्राउंड मतलब y की वैल्यू, ये था इक्वेशन, y इक्वल टू 20t माइनस 5t स्क्वायर, y हो गया 15, सो 20t माइनस 5t स्क्वायर। सो बच्चों इसको सॉल्व कर लो, ये इक्वेशन है। 5 से सब पूरा का पूरा मैंने क्या किया, इन द होल इक्वेशन आई एम गोइंग टू डिवाइड बाई 5 और इसको इधर भी ले आया। सो टी स्क्वायर माइनस 4t एंड प्लस 3 इक्वल टू 0। सो यहां से आ जाएगा t माइनस 1 इंटू टी माइनस 3 इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इक्वल टू 3 सेकेंड, यानी कि दो टाइम हो गए जहां पे ये 15 मीटर पे होगा। यानी कि एक बार ऐसे जाते टाइम एक बार 15 मीटर पे होगा, तब वो 1 सेकेंड चला होगा, फिर ऊपर जाएगा, फाइनल 1 सेकेंड यहां तक चलेगा, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे 0 होगा, फिर नीचे आएगा, सो अगेन 1 सेकेंड और चलेगा, सो फाइनली t इक्वल टू 3 सेकेंड हो गया। ठीक है, सो जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन में किया था कि डिस्प्लेसमेंट ऑटोमेटिकली आपको दो टाइम बताता है, तो यहाँ पे यदि आपने डिस्प्लेसमेंट की बात की तो इस इक्वेशन से आपको अगेन दो टाइम मिल जाएंगे कि किस पर्टिकुलर टाइम पे ये 15 मीटर की हाइट पे रहा होगा। सो इस क्वेश्चन में देखते हैं, a ball is dropped from a height 20 meter, it returns vertically to a height 5 meter after starting a horizontal surface. Okay, after starting, ये क्या है, if the ball remains in contact with the surface, ये स्टार्टिंग नहीं होगा, आफ्टर कोलाइडिंग होगा। After colliding a horizontal surface, if the ball remains in contact with the surface for 0.1 second, then the average acceleration of the ball during the period of contact. So यहाँ पे 20 मीटर के हाइट से यदि एक बॉल को फेंका गया, तो अभी आपने निकाला था कि इसकी
वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड यदि vy हो तो वो आप क्या लेंगे 2 इंटू y इंटू 2 इंटू ay इंटू y। ay की वैल्यू आपने ले लिया कितना vy स्क्वायर इक्वल ay की वैल्यू आपने ले लिया वही अपना g 10, y की वैल्यू ले लिया आपने 20। सो vy की वैल्यू आपके पास आ जाएगी प्लस माइनस 20 मीटर पर सेकेंड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। मान लो कि मैंने नीचे की तरफ की सारी चीजों को क्या लिया है पॉजिटिव लिया है। सो मेरे पास ये vy की वैल्यू हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। अब मान लो कि आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड ये 5 मीटर तक चलता है कोलिजन के बाद, और ये टाइम जो है डेल्टा टी वो है 0.1 सेकेंड, ये अपने ध्यान में रखना। सो अब इसके लिए मान लो कि ये आफ्टर कोलाइडिंग क्या करता है vy डैश अपनी वेलोसिटी रख लेता है और यहाँ पे वेलोसिटी vy डबल डैश 0 होता है। सो आप अगेन क्या करोगे, अब इस जगह पे देखोगे नीचे की तरफ सब कुछ चीजें पॉजिटिव है और ऊपर की तरफ सब कुछ चीजें नेगेटिव है, तो अगेन आप क्या लिखोगे vy डबल डैश का स्क्वायर इक्वल टू ये जो वेलोसिटी होगी vy डैश जस्ट आफ्टर कोलाइजिंग vy डैश का स्क्वायर प्लस 2 ऊपर की तरफ ये -5 एंड प्लस 10 ऐसा होगा। ये -5 क्या है, ये है y, ये जो y डैश हाइट है ये पहले y था ये y डैश, लेकिन चूंकि ये ग्राउंड से ऊपर की तरफ है ऊपर की तरफ सब कुछ नेगेटिव होगा क्योंकि नीचे की तरफ सब कुछ मैंने पॉजिटिव माना था। सो अगेन आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा योर vy डबल डैश का स्क्वायर इक्वल टू vy, ये वैल्यू बच्चों 0 हो जाएगी क्योंकि फाइनल यहीं तक पहुंचता है और ये हमें निकालना है, तो vy डैश का स्क्वायर एंड प्लस 100। सो बच्चा पार्ट यहाँ से vy डैश की वैल्यू हो जाएगी √100। वंस अगेन योर vy डैश इक्वल टू, अगेन ये प्लस माइनस आता है चूंकि इसके से आया है, सो ये प्लस माइनस 10 मीटर पर सेकेंड आएगा। अब अपने कन्वेंशन के हिसाब से आपको पता ही है कि ये ऊपर की तरफ है इसलिए नेगेटिव वाला लेना चाहिए हमें, तो vy डैश की वैल्यू बच्चों -10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। सो ये थर्ड इक्वेशन में सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि आपको जो डायरेक्शन है वो अपने दिमाग के हिसाब से अपनी मेधा के हिसाब से अपने कन्वेंशन के हिसाब से चूज करना पड़ता है, अदरवाइज इसका कोई मतलब आपको अपने खुद के इंट्यूशन से चूज करना पड़ेगा कि ऊपर नीचे क्या है उसके अकॉर्डिंग। ओके, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि सेकेंड इक्वेशन इज मच मोर पावरफुल देन एनीथिंग। फर्स्ट और सेकेंड में साइन अपने आप आ जाता है, बट थर्ड वाले में चूंकि हमेशा वो स्क्वायर स्क्वायर है तो कोई भी स्क्वायर का एक हमें रूल पता है कि इफ y स्क्वायर इक्वल टू 4 देन y इक्वल टू +-2। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें खुद जस्टिफाई करना पड़ता है कि भाई वो प्लस वाला है कि माइनस वाला है। सो वंस अगेन आपके पास इस पूरे प्रोसेस को सॉल्व करने के बाद क्या मिला, आपको पता चला कि जो vy था जस्ट बिफोर कोलाइडिंग इट वाज 20 मीटर पर सेकेंड एंड योर vy डैश जस्ट आफ्टर कोलिजन वो था -10 मीटर पर सेकेंड। डेल्टा टी आपको पता चल चुका है 0.1। सो आपको निकालना क्या है ए एवरेज, तो ए एवरेज बच्चों क्या होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। सो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी यदि मैं इसको vy डैश को लिखूं -10, सो -10 -20 अपॉन 0.1 यानी कि ये बच्चों कितना हो जाएगा -300 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और माइनस मतलब अब ये चूंकि ऊपर की तरफ सब कुछ पॉजिटिव है और ऐसा सब कुछ नेगेटिव है यानी कि 300 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वर्टिकली अपवर्ड। देखो तो ऐसा कोई ऑप्शन है, सो है शायद, तो थर्ड वाला इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, तो इट इज थर्ड, थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, a balloon starting from the ground has been ascending vertically at a uniform velocity for 4 seconds and the stone let fall from it reaches the ground in 6 seconds. Find the velocity of the balloon and its height when the stone was let fall. Okay. यहाँ पे एक बैलून जो है वो वर्टिकली किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, 4 सेकंड तक जाता है, तो 4 सेकंड तक जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो ये जो बैलून है
ये बेचारा तो उसी वेलोसिटी से v से जा रहा होगा ऊपर की तरफ, लेकिन 4 सेकंड में वो कितना ऊपर जा चुका होगा, 4v जा चुका होगा, यानी कि y जो है वो 4v हो गया जमीन से। और इस जगह पे जो है जहां पे बलून छोड़ देता है पार्टिकल को, वो पार्टिकल इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया फर्स्ट लॉ ऑफ बेसिकली न्यूटन का फर्स्ट लॉ इनर्शिया होता है, जो बाद में आप लोग अभी सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे। लेकिन ये समझो कि कोई भी चीज, जैसे आपने देखा होगा कि आप ट्रेन में से अचानक से उतरते हैं तो क्या होता है, आप कहाँ पे गिरोगे, आपका पैर आगे की तरफ भाग रहा होता है, लेकिन आपका पैर जो होता है वो जमीन के साथ आता है और जमीन के साथ रेस्ट में हो जाता है, लेकिन आपका जो शरीर का ऊपर का हिस्सा है वो आगे की तरफ भाग रहा होता है ट्रेन के साथ, इनर्शिया की वजह से, क्योंकि ट्रेन का यदि आगे की तरफ जा रहा है तो आपका शरीर का पूरा हिस्सा आप आगे की तरफ जा रहा होगा। जैसे आप ट्रेन से कूद जाते हो ऐसे, और कूद के जैसे नीचे उतरते हो, उसी टाइम पे क्या होता है कि ट्रेन जो होता है वो आपके पूरे शरीर को अपनी वेलोसिटी से ले जा रहा होता है, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे जब आप कूदते हो तो आपके पूरा शरीर जब हवा में होता है तो आपकी वेलोसिटी ट्रेन की वेलोसिटी होती है इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, लेकिन आपका जो पैर है वो जमीन के साथ टच भी करता है, तो जमीन के साथ टच करते ही पैर जो होता है वो आपका रेस्ट में हो जाता है, लेकिन ये वाला हिस्सा जो ऊपर वाला है वो मोशन में होता है, तो इसलिए धड़ाक से आप आगे गिरते हैं। इसीलिए जब भी लोग, आपने देखा होगा ट्रेन से जब लोग उतरते हैं तो भागते हैं ऐसे जोर जोर से, ट्रेन से जैसे ही आप ऐसे कूदोगे तो ऐसे भागोगे, नहीं तो आप बच नहीं पाओगे। सो इन द सिमिलर फैशन जब ये बॉल गिरेगा इसके साथ, ये अब क्या है, पार्टिकल है, हाँ ठीक है, बलून सिस्टम स्टोन है, तो ये स्टोन जैसे गिरेगा तो इसकी स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी जो होगी, v इनिशियल ऑफ स्टोन, जिसको हम u बोलते हैं, वो वैल्यू हो जाएगी आपकी उतनी जितनी स्टोन की वेलोसिटी हमने मानी थी v। So now the question is very simple. Your y is nothing but 4v, ऊपर की तरफ है ये, फाइनली वो क्या किया, यहां से जमीन से, अच्छा ग्राउंड, अच्छा चूंकि ये टोटल टाइम 4 वाला हमने यूज कर लिया है, अब हमने ऐसा लिखा है कि हम जो यूज करते हैं अपना पूरा का पूरा, वो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से करते हैं। तो यदि मैंने इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ऊपर की तरफ सब कुछ पॉजिटिव ले लिया तो नीचे वाली सारी चीजें हो जाएगी नेगेटिव। सो इस केस में बच्चों y जो होगा फाइनली वो कहां पे पहुंचेगा, इसके रिस्पेक्ट में 4v नीचे आएगा ना, तो y हमारे पास हो जाएगा -4v, ठीक है। और ये जो y होगा, ये स्टोन के लिए हम बात कर रहे हैं, इसको आप याद करिएगा, और ay की वैल्यू बच्चों हो जाएगी -g, जो कि है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बच्चों जो इनिशियल वेलोसिटी है इसकी uy, वो है सिर्फ v, वो तो हमने पहले माना है, लेकिन ये प्लस होगा क्योंकि ऊपर की तरफ हमने पॉजिटिव मान लिया। अब आपको ये पता है कि y इक्वल टू uy इंटू टी प्लस 1/2 ay इंटू टी स्क्वायर। ये बोल रहा है कि इसके यहां से गिरने के 6 सेकंड के बाद वो पार्टिकल जमीन पे आती है, यानी कि इस क्वेश्चन में t इक्वल टू 6 सेकंड आपको दिया हुआ है। सो 6 सेकंड यदि दिया हुआ है तो वैल्यू सिर्फ आपको पुट करना है, ये हो गया आपके पास 4v माइनस, एंड ये हो गया आपके पास v इंटू 6, ये हो गया बच्चों 1/2 इंटू -10 इंटू 6 का स्क्वायर। सो बच्चों ये हो गया 5 इंटू 6 का स्क्वायर, मुझे लगता है कि 36 इंटू 5 कितना होता है, 36 इंटू 5 हो जाएगा 180। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो यदि इसको मैं इधर ले जाऊं इस चीज को, तो यकीन हो जाएगा -10v, एंड -10v इक्वल टू वहां से मिल जाएगा हमें -10 इंटू 18, चाहो तो कर लो, ये 36 में से 2 ले लिया है, इस चेन को बस काटना था मुझे। सो v इक्वल टू बच्चों हो गया 18 मीटर पर सेकेंड। अब v की वैल्यू जैसे ही आ गई वैसे ही आपके पास y आ जाएगी। सो y आपके पास कितनी थी बच्चों, 4v, मैग्नीट्यूड वाइज वैसे तो -4v कन्वेंशन है ना, तो मैग्नीट्यूड से मतलब है ना। सो ये हो जाएगा 4 इंटू 18, बच्चों ये 72 मीटर ऊपर था वो पार्टिकल, वो बैलून, जब वो स्टोन उससे बच्चों छोड़ा गया था। सो दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चन बट very important, and you must follow
the basic actually convention. कन्वेंशन ही सिर्फ आपको याद रखना है कि ऊपर की तरफ पॉजिटिव है तो नीचे की तरफ नेगेटिव है, नीचे की तरफ पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ नेगेटिव है, दैट्स ऑल। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड डिसेलरेटेड। आप पार्टिकल होगा यार, ये तो बड़ा गड़बड़ कर देते हैं मेरे टाइपराइटर साहब। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इसको आप पार्टिकल कर लो, बड़ा अजीब सा लगता है यार ये छोटी छोटी चीजें। A particle starts from rest and accelerates when falling for 10 seconds to a velocity of 8 meter per second. It then run at a constant। अच्छा तो ये पार्टिकल नहीं है, रन कर रहा है तो आदमी होगा, सो मैन कर लेता हूँ। So it then run at a constant velocity and is finally brought to rest in 64 meter with a constant retardation. The total distance covered by the car। अच्छा ये कार है। कमाल हो गया। सो एक कार है, पहले क्या करता है कि एक्सीलरेट करता है 10 सेकंड तक, ठीक है। हमने काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन सब किए थे, तो किए थे इस उसमें एवरेज वेलोसिटी वगैरह के वर्कशीट जो था उसमें हमने सब सारा क्वेश्चन किया था। वापस से उसी क्वेश्चन को करते हैं, उसी तरह के क्वेश्चन 1D में। सो बोल रहा है कि 10 सेकंड तक जो है वो, अच्छा देखो इस क्वेश्चन की ब्यूटी क्या है, इसमें दिया है वेलोसिटी, इसमें दिया है एक्सेलरेशन, इसमें दिया है डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन के लिए हम वी वर्सेस टी ग्राफ खींचते हैं, क्योंकि वी वर्सेस टी ग्राफ ही एक ऐसा ग्राफ है जिसमें तीनों चीजों की बात पता चलती है, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की एंड डिस्प्लेसमेंट की। तो अब तुम्हारे तीनों काम हो जाते हैं। सो बोल रहा है कि 10 सेकंड तक चलता है टू अ वेलोसिटी, मतलब ये वेलोसिटी जो होती है वो 8 मीटर पर सेकंड हो जाती है 10 सेकंड में, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एक्सेलरेशन निकालना होगा, तो निकाल भी सकता हूं मैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो v है तुम्हारे पास 8 माइनस 0 अपॉन टी है 10, यानी कि 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक काम तो हो गया। दूसरा ये बोल रहा है कि उसके बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, चलने तो कुछ देर तक चला होगा, और फाइनली क्या करता है कि कुछ दूरी चल के 64 मीटर की दूरी चल के रेस्ट में आ जाता है, ठीक है। सो जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चला था उस टाइम को मैं मान लेता हूं t2, और ये जो 64 मीटर तक रेस्ट में आ जाता है उसको मैं मान लेता हूं t3। अब तुम्हें पता है, खूब पढ़ा है तुमने एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, तो तुम्हें लगता है कि सर जी हम लोग क्या करेंगे, 1/2 a इंटू, अच्छा इसमें क्या करोगे 1/2, ये जो चीज है वेलोसिटी इंटू t3, ये तुम्हें पता चल चुका है बच्चों कितना, 64। तो t3 यहां से तुम्हें निकल जाएगा, क्योंकि v तुम्हें पता है कि 8 है। सो 1/2 इंटू 8 इंटू t3 इक्वल टू 64। तो ये काट दो, ये 4 हो गया, ये कट गया, 16 हो गया। सो t3 की बच्चों वैल्यू हो गई 16 सेकेंड। सो t3 तुमने निकाल दिया 16 सेकेंड। तो डिसेलरेशन निकाल लेते हैं इसी हाथ, इस लगे हाथों। तो इस डिसेलरेशन जो तुम्हारे पास है लेटर से a डैश, तो वो है फाइनल 0 माइनस v अपॉन 16, यानी कि 0 माइनस 8 अपॉन 16। सो बच्चों ये 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें मिल गया एक्सेलरेशन, हमें मिल गया डिसेलरेशन, मतलब वो रिटार्डेशन जो था उसकी वैल्यू, और हमें ये पता करना है। अच्छा यहाँ पे रिटार्डेशन नहीं रखना चाहिए, इसको डिसेलरेशन बोलते हैं, बिकॉज रिटार्डेशन इज द स्टेट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज डिसेलरेटिंग, ठीक है। तो रिटार्डेशन इज द स्टेट, जो असली शब्द है वो है डिसेलरेशन। तो देयर इज एक्सेलरेशन व्हिच इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, देयर इज डिसेलरेशन व्हिच इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, एंड देयर इज रिटार्डेशन, रिटार्डेशन दैट स्टेट वेयर द पार्टिकल इज एक्चुअली डिसेलरेटिंग। तो यहाँ पे डिसेलरेशन होना चाहिए, बट ठीक है लूज सेंस पे रिटार्डेशन है, कहीं लिखा हो किसी क्वेश्चन पर, कहीं किसी बुक से लिया होगा या जेईई मेन का ही क्वेश्चन होगा, ध्यान नहीं दिया होगा लोगों ने। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ये दिया है कि ये जो तुम चाहो तो डिस्टेंस निकाल लो, क्योंकि टोटल डिस्टेंस भी दिया उन्होंने 584। सो मुझे लगता है कि ये वाला डिस्टेंस कितना होगा तुम निकाल सकते हो। ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/2 8 इंटू 10 40 मीटर।
सो तुम्हें ये पता चल चुका है कि 40 मीटर एंड प्लस 64 मीटर एंड प्लस मान लो कि इस जगह पे s डिस्टेंस है, तो s इक्वल टू तुम्हारे पास कितना है 584 है क्या 584। सो बच्चों यहां से s कितना मिल जाएगा 584 माइनस 104 मीटर, तो बच्चों ये वैल्यू आ जाएगी 480 मीटर। सो यानी कि इस s का जो आ गया ना वैल्यू वो 480 मीटर आ गया। सो अब तुमको पता है कि ये जो s है वो चला होगा v इंटू T2 एंड v इंटू T2 इक्वल टू 480 और v तुम्हें पता है 8, तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 480 अपन 8, तो ये हो गया बच्चों 60 सेकेंड। सो अब किसी ने पूछा है कि टोटल टाइम बता दो, तो टोटल टाइम बच्चों कितना हो जाएगा। टोटल टाइम के लिए हम लोग लिखते हैं, पहले था 10 सेकेंड, फिर था मेरे पास लास्ट वाला 16 सेकेंड और बीच वाला था 60 सेकेंड, तो टोटल बच्चों टाइम आ गया 86 सेकेंड। सो ये तीनों पार्ट हो गए। ये क्या हो रहा है, अब ये क्वेश्चन भी उसी तरह का है। A ball is dropped from a balloon going at a speed of 7 meter per second. If the balloon was at height 60 meter at the time of dropping the ball, how long will the ball take in reaching the ground? तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करते हैं। बच्चों यहाँ पे क्या था कि बॉल 60 मीटर पे था, बलून था, तब उसके साथ एक बॉल को ड्रॉप कर दिया गया, मतलब बलून ऐसे जा रहा होगा ऊपर और वो 7 मीटर पर सेकंड से बेचारा जा रहा था, उसके पास एक छोटा सा बॉल था, वो गिर गया। सो बॉल गिरेगा नहीं, वो ऊपर ही जाएगा इनर्शिया की वजह से, जो हमने डिस्कस किया था। सो टाइम निकाला, चूंकि ए वाई दिया नहीं है तो ए वाई की वैल्यू हमें लिखना पड़ेगा माइनस जी, यदि मैंने ऊपर की तरफ सब कुछ पॉजिटिव माना है तो, और इसकी वैल्यू मैं ले लेता हूँ माइनस 9.8, बिकॉज दिया नहीं है जब, तब हमें माइनस 9.8 ही लेना पड़ेगा, दिया रहेगा तब तो 10 लिख ही लेंगे। सो अब क्या है हमारे पास कि यदि आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो तो आपके पास y तो बच्चों हो गया माइनस 60, ए बाई हो गया माइनस 9.8, uy की वैल्यू आपके पास हो गया 7, ये है प्लस। सो y इक्वल टू आप लिखेंगे uy इंटू टी प्लस हाफ ए बाई इंटू टी स्क्वायर, हेंस इट इज माइनस 60 इक्वल टू 7 इंटू टी प्लस 1/2 माइनस 9.8 इंटू टी स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 4.90 स्क्वायर माइनस 70 माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, श्रीधराचार्य का नियम है। सो उससे हम क्या करते हैं, हम निकालेंगे कि भाई t क्या होगा। सो t इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो बच्चों यहाँ पे हो गया b की जगह माइनस बी, यानी कि माइनस ऑफ माइनस 7 प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हो गई 4.9 और ये हो जाएगा माइनस 60 एंड होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 4.9। सो ये जो है बेसिकली आपके पास होगा इक्वल टू 7 प्लस माइनस रूट ओवर, अब देखो यहाँ पे 4.9 है, इसमें से एक 10 ले लिया तो 49 हो जाएगा और ये 49 होगा, तो ये 49 कॉमन ले लेता हूँ। ये सॉल्व करने के आसान तरीके हैं, यहाँ से मिल जाएगा 1, यहाँ से बच्चों ऑलरेडी 6 इंटू 4 24 हो जाएगा। सो देखो ना कितना आसान हो गया इसका कैलकुलेशन। यहाँ से कैलकुलेशन में तुम्हारे पास t इक्वल टू हो गया 7 प्लस माइनस ये 49 इंटू 25, यानी कि यहाँ से 7, यहाँ से 5, 7 5 35, तो 35 अपॉन 9.8। अब तुम्हें अच्छे से पता है कि हम लोग नेगेटिव वाले नहीं लेंगे, तो t इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस 35 अपॉन 9.8, यानी कि 42 अपॉन 9.8। सो ये नियरली 4.3 सेकेंड के आजू बाजू कुछ आएगा। सो इस क्वेश्चन में देखिए, a stone is thrown vertically upward with a speed of 28 meter per second. Find the maximum height reached by the stone.
यहां से यदि किसी स्टोन को 28 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, सो मैक्सिमम हाइट कितना अचीव करेगा ये हमें पता करना है, वाई मैक्सिमम। सो आपको ये पता है कि वी वाई जो है हो जाएगा 0, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं इसको, एंड यू वाई जो है वो आपके पास दिया है 28। ये यदि मैंने प्लस ले लिया 28, तो ए वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, माइनस, चूंकि जी दिया नहीं है तो -9.8 ही लेना चाहिए, ये भी मीटर पर सेकंड लिख लीजिए। सो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई मैक्सिमम। सो इस फार्मूले से यदि आप वाई मैक्सिमम निकालेंगे तो वाई मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी यू वाई स्क्वायर अपन 2a इंटू वाई, यहाँ पे माइनस भी रहेगा क्योंकि ये 0 है। सो यानी कि -28 का स्क्वायर अपन 2 इंटू -9.8। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये है आपके पास 28 यानी कि 7:4, यानी कि यहाँ पे आ रहा है 16:49, ये हो जाएगा ना। 28 को बोलते हो 7:4, सो ये हो जाएगा 7:7 49 एंड 4:4 16, होल डिवाइडेड बाई, प्लस हो जाएगा ये माइनस माइनस, प्लस 2 इंटू 2 इंटू 4.9। सो बच्चों ये 4.9 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो गया 10, और ये कट जाएगा 4 से ये 4। तो बच्चों फाइनली आपके पास हाइट आ गया 40 मीटर। सो इसकी हाइट आ गई 40 मीटर। फाइंड इट्स वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट। बच्चों एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि 1 सेकेंड पहले ये मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचेगा तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, यदि यहां से फ्री फॉल से हम देखें तो 1 सेकेंड बाद भी उतनी ही वेलोसिटी होगी। ठीक है, ये हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि सेम हाइट पे स्पीड सेम होती है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है। सो यानी कि यदि मेरे को इस जगह पे वेलोसिटी निकालनी हो 1 सेकेंड पहले, तो बिफोर 1 सेकेंड यदि मुझे वेलोसिटी निकालनी हो तो उससे अच्छा है कि मैं आफ्टर 1 सेकेंड निकाल लूं। सो आफ्टर 1 सेकेंड जो होता है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड इक्वल टू वेलोसिटी, यहाँ पे आफ्टर लिख देता हूं, velocity after 1 second equal to velocity before 1 second, किसके रिस्पेक्ट में, एट बाय द मैक्सिमम हाइट, एंड इक्वल टू g इंटू टी, यानी कि 9.8 इंटू 1 इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। बच्चों ये वाली वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, इस वैल्यू में कोई अंतर नहीं मानने वाला है। यानी कि जो थर्ड पार्ट है कि डज द आंसर ऑफ पार्ट बी चेंज इफ द इनिशियल स्पीड इज मोर देन 28 मीटर पर सेकंड सच एज 40 मीटर 80 मीटर व्हाटएवर, 1 सेकंड पहले वेलोसिटी हमेशा 9.8 ही रहेगा, वही 1 सेकंड बाद वाली। तो इसलिए ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है एक पुलिस जीप जो है वो चेज कर रहा है कल्प्रिट को गोइंग ऑन स्मूथ मोटर बाइक। मतलब ये एक द मोटर बाइक क्रॉसेस और टर्निंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले तो हम ये लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मोटर बाइक 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 17 टू 5/18 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। एंड वेलोसिटी ऑफ पुलिस जीप वो निकाल लेते हैं, वो है 90 किलोमीटर पर आवर। सो ये हो गया 90 इंटू 5/18, यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बोलता है कि द जीनर स्पीड ऑफ 90 क्रॉसिंग द टर्निंग 10 सेकंड लेटर देन द बाइक। यहां पे कोई एक टर्निंग है, लेट अस से दिस इज टर्निंग। इस टर्निंग पे पुलिस जीप जो है वो पहुंचती है 10 सेकंड आफ्टर मोटर बाइक। सो मोटर बाइक 10 सेकंड में कितना चल चुका है रहेगा, मोटर बाइक 10 सेकंड में चल चुका रहेगा, थोड़ा सा पहले करता हूं यहां तक। सो ये डिस्टेंस चल चुका रहेगा 10 सेकंड में, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई मोटर बाइक। सो मोटर बाइक 10 सेकंड में चल चुका रहेगा 10 इंटू 20, यानी कि 200 मीटर। मतलब ये 200 मीटर ऑलरेडी
चल चुका है मोटर बाइक। मोटर बाइक यहाँ पे है जब टर्निंग पे पहुंचता है पुलिस जीप। अब मान लो कि यहाँ से टर्निंग से किसी जगह पे लेट अस से दिस प्लेस इज क्यू, क्यू पे दोनों मिल जाते हैं, ये पुलिस जीप उसको पकड़ लेता है। तो यहां से यदि पुलिस जीप कितना चलेगा, डिस्टेंस एस चलेगा, तो पुलिस जीप के लिए एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 इंटू टी, बट मोटर बाइक के लिए एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 200 प्लस 20 टी। सो इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो इन दोनों को इक्वेट कर दोगे तो तुम्हें मिल जाएगा 25 टी इक्वल टू 20 टी प्लस 200, यानी कि यहां से बच्चों तुम्हें मिल जाएगा 5t इक्वल टू 200, यानी कि t की वैल्यू तुम्हें मिल गई 40 सेकेंड। तो पूछ रहा है कि s की वैल्यू क्या होगी। सो योर s विल बी 25 इंटू टी, यानी कि 25 इंटू 40, यानी कि 1000 मीटर या 1 किलोमीटर। सो 1 किलोमीटर पे वो पकड़ा जाएगा चोर बाई पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। A healthy young man standing at a healthy young man standing at a distance of 7 meter from a 11.8 meter high building sees a kid sleeping from the top floor with what speed, assuming uniform, should he turn to catch the kid at the arms? Okay. एक यहाँ पे कोई जगह है, मान लो कि जहां से एक बच्चा गिरता है, ये बच्चा बना लो छोटा सा, और यहां से एक हेल्दी आदमी है सैनिक जैसा, ऐसे भागता है। इसका जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है बच्चों, वो दिया हुआ है 7 मीटर। अच्छा, इसमें 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है फर्स्ट, ये है दूसरा क्वेश्चन सेकंड, दोनों अभी सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, यदि मैं देखूं कि ये पहला वाला जो है, इसका जो आर्म का हाइट है जमीन से वो 1.8 मीटर पे है, और ये जो हाइट है वो 11.8 मीटर है, यानी कि बच्चा इसके हाथ में गिरेगा तो ये डिस्टेंस कितना चलेगा, बच्चा हवा में 10 मीटर। सो बच्चा फ्री फॉल मोशन करेगा तो 10 मीटर इक्वल टू बच्चा हो जाएगा वाई डायरेक्शन के मोशन में हाफ जी टी स्क्वायर। सो यहां से टी की वैल्यू तुम्हें क्या मिल जाएगी, टी की वैल्यू यहां से मिल जाएगी 2 इंटू 10 अपान जी इसका रूट, यानी कि जी की वैल्यू यदि मैंने 10 ले लिया तो √2 सेकेंड ये ले लेगा। यदि जी की वैल्यू 9.8 लेंगे तो शायद कहानी कुछ दूसरी हो। जी की वैल्यू चूंकि दी नहीं है तो हम 9.8 लेते हैं। सो 20 इंटू 9.8, सो 9.8 यहाँ पे करोगे तो ये कट जाएगा 2 बार, सो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 4.9। तो कहानी थोड़ी अच्छी हो गई, 100/47, यानी कि 10/7 सेकेंड आ गया इसके पास। सो जी की वैल्यू लेने पे 10/7 सेकेंड आ गया। अब इसको भागना है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, लेट अस से हिज वेलोसिटी इज v, तो ये 7 मीटर की डिस्टेंस चलेगा b इंटू 10/7 इक्वल टू 7। 7 मीटर की डिस्टेंस चलेगा इतने टाइम तक, तभी तो पकड़ पाएगा। 10/7 सेकेंड में वहां पहुंच जाएगा, तभी तो उसको ऐसे बच्चे को एकदम से गिरते हुए पकड़ लेगा अपने हाथ। सो v की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 49/10, यानी कि 4.9 मीटर पर सेकेंड। सो 4.9 मीटर पर सेकेंड आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 2 जो है इसके अंदर। क्वेश्चन 2 जो है वो बता रहा है कि एन एनसीसी परेड is going at a uniform speed of 10 kilometer per hour through a place under a berry tree on which a bird is sitting at a height। एक बर्ड एक ट्री पे बैठी हुई है 12.1 मीटर पे है। At a particular instant, the bird drops a berry, which cadet give the distance from the tree at the instant will receive the berry। और यहाँ पे एनसीसी का परेड चल रही है 6 किलोमीटर पर आवर से, और ये जो है 6 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मतलब ये हो गया 6 इंटू 5/18,
यानी कि 5 मीटर पर सेकंड से कैडेट चल रहा है। सो यहां से जो कैडेट कितने डिस्टेंस पे होगा उसका डिस्टेंस बताना है x, क्योंकि ये वही क्वेश्चन हो गया 12.1 इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। सो टी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 24.2 टी इंटू 12.1 अपन 9.8 जी की वैल्यू, दैट इज इट इज 24.1 अपन 9.8 या 241 अपन 98, नहीं 242 होगा बच्चों, गलत लिख दिया मैंने। अच्छा नहीं, मुझे उतना भी करने की जरूरत नहीं, तो मुझे अच्छा 242 अपन 9.8 है ना, तो इसको मैं लिख दूंगा 121 अपन 49। सो यहाँ से बच्चों टी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी रूट ओवर 121 अपन 49 यानी कि 11 अपन 7। सो ये डिस्टेंस x कितना हो जाएगा 11 अपन 7 टाइम हो गया और वेलोसिटी 5/3 हो गया टाइम इनटू v। तो ये डिस्टेंस मिल गया मुझे, तो 55 अपन 21 मीटर।